हेलो एवरीवन। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में हम जान चुके हैं इसका मतलब और देखा हमने कि रिटायरमेंट और डेथ के केस में क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होती हैं, जिसमें से कि हम तीन जान चुके हैं अभी तक, जो कि है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसा कि हमने एडमिशन के केस में किया था, हमने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में देखा था कि क्या इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाला था जो भी उनको प्रॉफिट हो रहा होगा उसकी वजह से, और वो डिस्ट्रीब्यूट किया था ओल्ड पार्टनर्स में। जो नया पार्टनर आया था उसको उसमें कोई हिस्सा नहीं मिला था, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। सेम ही हमें करना है यहाँ पर रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में। हम एसेट्स की वैल्यूज में, लायबिलिटीज की वैल्यू में ये देखेंगे कि क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से देखेंगे कि फर्म को प्रॉफिट होता है या लॉस। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी पार्टनर्स में। यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसको भी इस प्रॉफिट में या लॉस में हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ये जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है फर्म को, इसमें उस रिटायरिंग पार्टनर का भी रोल है, उसने भी यहाँ इसमें मेहनत की है तो उसका भी इसमें शेयर बनता है, तो इसलिए उसको भी दिया जाता है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड to adjust the value of assets and liabilities before the retiring partner leaves. This ensures that the retiring partner receives or bears their fair share of any increase or decrease in the firm's net assets. The resulting profit or loss on revaluation is shared by all partners, including the retiring partner, in the all profit sharing ratio. वही बात आपको यहाँ पर दी गई है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए। इससे क्या होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको भी अपना हिस्सा मिलता है, जो भी फर्म के एसेट्स या लायबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसमें उसका भी हिस्सा बनता है, उससे जो भी प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा रिटायरिंग पार्टनर का भी उसमें हिस्सा होता है, तो वो उसको मिलता है। इसीलिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सभी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्रीज यहाँ पर सेम रहती है, जनरल एंट्रीज, फिर भी हम एक बार उनको देख लेते हैं। जनरल एंट्रीज की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, पहला हमारा जो पॉइंट है वो है अगर एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है। हमने पहले भी जाना था एडमिशन के टाइम पर भी, एक बार फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं। जब भी वैल्यू में इंक्रीज होगा एसेट्स की, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब फर्म के लिए प्रॉफिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पर वो सारी चीजें डालते हैं जो लॉस हो रही होती है। अगर फर्म के लिए लॉस हो रहा है तो वो हम डालेंगे उसको डेबिट साइड पर, और जिस चीज की वजह से फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा वो हम डालेंगे क्रेडिट साइड पर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है मेन। डेबिट साइड पर डालेंगे जो चीजें लॉस की होंगी और क्रेडिट साइड पर डालेंगे जो चीजें प्रॉफिट की होंगी। अगर हम एसेट की वैल्यू में इंक्रीज की बात करते हैं, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ने का मतलब है फर्म के लिए प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाता है क्रेडिट एंड एसेट अकाउंट इज डेबिट। एसेट बढ़ रहा है, अगर एसेट्स बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं और घटने पर क्रेडिट किए जाते हैं। एसेट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया क्योंकि एसेट बढ़ रहे थे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि फर्म के लिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स घटते हैं तो फर्म के लिए हो गया लॉस, इसलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया डेबिट, और एसेट घटने पर हम एसेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो फर्म के लिए क्या होगा, ये लॉस, इसीलिए लायबिलिटी का अकाउंट कैसा होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, बढ़ने पर इनको हम कर देते हैं क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने यहाँ पर कर दिया डेबिट क्योंकि ये क्या हो रहा है, लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अगर घट रही हैं तो फर्म के लिए होगा ये प्रॉफिट। तो लायबिलिटी अकाउंट हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया क्योंकि लायबिलिटी का अकाउंट अभी डिस्कस किया हमने, लायबिलिटी का अकाउंट होता है क्रेडिट। अगर वो घट रही है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट हो रहा था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर कोई एसेट है और वो रिकॉर्ड होने से रह गया है, हमने जब भी रिवैल्यूएशन किया हमने जाना कि ये कोई एसेट था, हमारे पास है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है। एसेट हमारे पास था नहीं, अब हम एसेट्स अगर बढ़ा रहे हैं तो सिंपल सी बात है एसेट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। एसेट्स बढ़ रहे हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट हो रहा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर हो गया क्रेडिट। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी थी, एग्जिस्ट कर रही थी, बट बुक्स में नहीं शो हो रही थी, अब हमें शो करनी है। तो लाइबिलिटी का अकाउंट कैसा होता है, क्रेडिट बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दिया हमने लाइबिलिटी अकाउंट, एंड डेबिट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ने पर फर्म के लिए हो गया लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी का अकाउंट, इसकी हो गई एंट्री। इतना करने के बाद अब हम देखेंगे कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, ये इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से क्या हो रहा था उनको। अगर उनको प्रॉफिट होगा तो सिंपल सी बात है कि जो क्रेडिट साइड होगी वो बड़ी होगी। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस करने के लिए हम डेबिट साइड पर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड हमारी बड़ी थी, हमें डेबिट साइड पर बैलेंस करना था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया यहाँ पर डेबिट, और ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स होंगे उनमें वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम लॉस की बात करें, लॉस का मतलब हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो ज्यादा आया होगा। अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा आया होगा तो हम बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं लॉस को। इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इसको डेबिट कर देते हैं। इसको बेटर समझने के लिए हम इसका अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ये है फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट का। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है इसका डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। वही चीज ध्यान रखनी है कि क्रेडिट साइड पर सारी प्रॉफिट की चीजें मेंशन करेंगे एंड डेबिट साइड पर हमारी सारी चीजें आएंगी जो कि लॉस नेचर की हैं। अगर हम क्रेडिट साइड से शुरू करें तो फर्स्ट यहाँ पर आइटम है हमारा इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ने पर क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा, इसीलिए कहां पर शो किया है, क्रेडिट साइड पर। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी थी फर्म की वो डिक्रीज हो गई। अगर डिक्रीज हो रही है, घट रही है, इसका मतलब अगेन फर्म के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, ये भी क्रेडिट साइड पर आता है। अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एसेट था और वो रिकॉर्ड होने से बच गया, रह गया, तो अब इसका मतलब एसेट बढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए, प्रॉफिट, और इसलिए ये क्रेडिट साइड पर शो किया है हमने। अगर हम डेबिट साइड की बात करते हैं तो फर्स्ट आइटम है यहाँ पर डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स हमारे घट रहे हैं, अगर एसेट्स घट रहे हैं तो फर्म के लिए क्या होगा, ये लॉस, इसीलिए डेबिट साइड पर है। सेकंड पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो फर्म के लिए अगेन ये क्या हो गया, लॉस, इसलिए डेबिट साइड पर आ गया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी थी वो रिकॉर्ड होने से रह गई, तो अब हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया, बट लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ने पर क्या होगा, लॉस, तो ये भी हमारा डेबिट साइड पर शो होता है। अब अगर हम यहाँ बात करें, अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ी आई होगी, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, तो डेबिट साइड पर हम बैलेंस करने के लिए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और ये क्या हो रहा होता है, फर्म को प्रॉफिट। अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें, अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो क्रेडिट साइड पर हम उसको डालते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और ये हो रहा होता है उसको लॉस। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड पर क्या हमने मेंशन किया था, प्रॉफिट, क्रेडिट साइड अगर बढ़ी है इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड पर। अगर डेबिट साइड बढ़ी है, डेबिट साइड पर हमने मेंशन किया था लॉस, लॉस रिकॉर्ड किया था, इसका मतलब क्या हो रहा है, फर्म को लॉस, वो हम ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड पर। तो ये था फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ये हम ऑलरेडी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में भी जान चुके हैं। बस आपको यहाँ पर एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि एडमिशन के केस में जो नया पार्टनर होता था हम उसको कोई हिस्सा नहीं देते थे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। लेकिन अगर हम रिटायरमेंट की बात करते हैं जैसे, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायर कर रहा है, उसको भी इसमें हिस्सा मिलता है, उसको भी इंक्लूड करते हैं इस प्रॉफिट या लॉस में। तो जो भी ट्रांसफर करना है हमें प्रॉफिट या लॉस, वो सभी पार्टनर्स में हम ट्रांसफर करते हैं, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर या फिर जिस पार्टनर की डेथ हो गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की। ये भी हम जान चुके हैं एडमिशन के केस में, एक बार फिर से इसको देखते हैं। अगर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर्स बट नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब जो हमें प्रॉफिट हो रहा है कुछ सालों में, प्रीवियस ईयर्स में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने से रह गया है। अब मान लेते हैं कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कि जो प्रॉफिट फर्म को हुआ था लेकिन वो अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, फर्म के पास ही है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो चला जाएगा तो वो जो उसका हिस्सा था वो तो उसको मिलेगा ही नहीं, इसीलिए उसके रिटायरमेंट से पहले हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी पार्टनर्स में, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर्स, जिससे कि उसको फेयर शेयर मिल सके। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में होता क्या क्या है, जैसे कि हमारा हो गया जनरल रिजर्व,
पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये सब चीजें आती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं उनकी कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट्स का, और जब उनको हम कुछ दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उनका कैपिटल जो उनका अमाउंट होगा वो बढ़ेगा जब उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट उनका क्रेडिट हो जाता है यहाँ पर, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। अगर हम बात करें एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, सो लॉसेस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर्स नॉट येट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। जैसे कि प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर्स का था और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, ऐसी अगर कोई लॉस हो रहा है या एक्सपेंसेस हुए हैं पिछले सालों में और वो अभी तक ट्रांसफर नहीं किए गए हैं पार्टनर्स के अकाउंट में, उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जैसे कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब आते हैं आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस में। इसकी एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा वो घट जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो अब उसका कैपिटल अकाउंट हम घटा देंगे, कम करना है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं उसको डेबिट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट, जो भी पर्टिकुलर लॉस होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एडमिशन के केस में नए पार्टनर को ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस में कोई हिस्सा नहीं मिला था, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। लेकिन रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है ये सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, या जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उनको भी इसमें हिस्सा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। उस अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर को देना जो उसको ड्यू हुई है, जितनी उसकी अमाउंट बनती है हम उसको जो देंगे, तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है अब हम वो जानेंगे। अब इसके दो तरीके हैं। अगर हम रिटायरिंग पार्टनर की अमाउंट देना चाहते हैं, मान लीजिए हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, सारा अभी जैसे हमने डिस्कस किया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस वो निकाल लिया, जो उसकी गुडविल बनती थी वो निकाल ली, वो कैलकुलेट कर ली हमने, और बाकी जो एडजस्टमेंट करनी थी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जितनी भी उसकी अमाउंट बनती थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम अगर उसे पे करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहला है हमारा लम सम पेमेंट, जिसमें कि हम उसकी जो भी अमाउंट बनती है, जितनी भी अमाउंट उसकी बनती है वो सारी की सारी एक साथ उसको पेमेंट कर देते हैं। और दूसरा होता है हमारे यहाँ पर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब हो सकता है कि फर्म के पास, पार्टनर्स के पास इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है कि वो उस पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को पे कर सकें, इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। या फिर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट वो लमसम में दे दें, पूरा पेमेंट कर दें उसी टाइम पर, और जो बाकी का अमाउंट है उसको वो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो इस तरीके से हम रिटायरिंग पार्टनर की जो अमाउंट होती है ड्यू, वो उसको पे करते हैं। सबसे पहले अगर हम लमसम पेमेंट की बात करें तो लमसम पेमेंट के केस में रिटायरिंग पार्टनर को उसी टाइम पर, जिस टाइम वो रिटायर हुआ है उसी टाइम पर उसकी सारी अमाउंट दे दी जाती है। इसकी एंट्री क्या होती है? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरीके से हम उसकी पेमेंट कर देते हैं उसी टाइम पर जिस टाइम पर वो रिटायर हो रहा है, इस वाली एंट्री के साथ। मान लीजिए 70,000 की उसकी अमाउंट बनी तो 70,000 यहाँ पर आ जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट में। लेकिन अगर हम बात करें पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम की, सो इफ इमीडिएट पेमेंट इज नॉट पॉसिबल द फुल अमाउंट इज ट्रांसफर टू द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो जब फर्म या पार्टनर्स के पास इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो वो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, और इसका क्या प्रोसीजर रहता है कि जो भी उसकी अमाउंट होती है वो जिस टाइम रिटायर हुआ है उस टाइम पर ट्रांसफर की जाती है, कहाँ पर? पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका एक लोन अकाउंट ओपन किया जाता है और उसमें उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनती है? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पर हमने क्या किया था? रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके और कैश दे रहे थे तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया था। बट क्योंकि यहाँ पर हम कैश में अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम कैश की जगह यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। हमने रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया। अभी हमने लोन अकाउंट में रख दिया है, जैसे जैसे हम पेमेंट करते जाएंगे इंस्टॉलमेंट में वैसे वैसे हम उसको हटाते जाएंगे, उसके अकाउंट से वो हटता जाएगा, पेमेंट करते जाएंगे। जब भी हम पेमेंट करेंगे तो पार्टनर्स की लोन अकाउंट को डेबिट करके और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे।
इस तरीके से उसको पेमेंट होती जाएगी इंस्टॉलमेंट की। अब इसमें एक पॉइंट और है इंटरेस्ट का, वो समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब हमने ये बोला कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, बट ये रिटायरिंग पार्टनर के लिए तो लॉस हुआ, मतलब अगर उसको एक साथ वो पेमेंट मिल जाती तो उसके पास सारा अमाउंट आ जाता, बट वो धीरे धीरे अपनी अमाउंट ले रहा है। तो इसकी कंपेंसेशन के लिए क्या होता है कि उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, जो भी उसको अमाउंट दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट में उसके साथ उसको इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। ऐसा क्लॉज भी हो सकता है। So if the amount due to retiring partner is not paid immediately, the firm is liable to pay interest on the outstanding amount. जितनी भी उसकी अमाउंट बचती है उस पर वो जो फर्म है उसको इंटरेस्ट देती है। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि अगर ये जो क्लॉज है इंटरेस्ट का ये पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, एज पर दी पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में वो देते हैं, ऑलरेडी मेंशन करते हैं कि जो इंटरेस्ट रहेगा वो इस रेट पर मिलेगा, तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज पेड एट द एग्रीड रेट, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसी रेट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। बट अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं है, पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ मेंशन नहीं है, उस केस में क्या होगा? इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, so under section 37 of the Indian Partnership Act 1932, the retiring partner can claim। सेक्शन 37 के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या क्या दो ऑप्शन है? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ड्यू टिल द डेट ऑफ पेमेंट। या तो ये ऑप्शन है कि 6% के रेट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको, या तो आप मेंशन कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में कि क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा। अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो या तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% के रेट पर, या फिर एक चीज और होती है यहाँ पर जो कि है अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फर्म यूजिंग द अमाउंट ड्यू बेस्ड ऑन द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर या तो आपको 6% के रेट पर देना है, नहीं तो आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होगा जो कि फर्म ने अर्न किया होगा उस अमाउंट पर, जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर की है उस अमाउंट पर जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया होगा उसका उसको शेयर देना होगा। अब इन दोनों में से क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या दिया जाएगा, तो जो भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा रिटायरिंग पार्टनर के लिए दोनों में से वो दिया जाएगा उसको। तो ये दोनों ऑप्शंस होते हैं, इन दोनों में से दिया जाता है रिटायरिंग पार्टनर को जो भी बेनिफिशियल होता है उसके लिए। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तब, अगर लिखा हुआ है तो उसी रेट पर दे देते हैं, नहीं तो इन दोनों में से उसको दिया जाता है। तो ये इंटरेस्ट का भी केस होता है अगर हम पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एडमिशन की तरह ही है यहाँ पर भी, अगर पार्टनर्स चाहें, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि जो उनकी कैपिटल है वो उसमें चेंज करेंगे या एक पर्टिकुलर अमाउंट रखने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्टमेंट करते हैं अपनी कैपिटल में। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, the capital accounts of the continuing partners may be adjusted according to the new profit sharing ratio। जो भी उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपनी कैपिटल एडजस्ट करनी है। इसका प्रोसीजर कैसा रहता है? टोटल कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज द टोटल ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल थी हमने उसको सबको टोटल कर लिया। मान लेते हैं कि 3 पार्टनर्स थे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे ए, बी एंड सी। डी था, डी रिटायर हो गया और अब 3 पार्टनर्स हैं ए, बी, सी। तो उनकी कैपिटल हमने एडजस्ट की और एडजस्ट करने के बाद तीनों की कैपिटल को हम टोटल कर देते हैं, वो आ जाती है फर्म की टोटल कैपिटल। अब हमें क्या करना होता है? ईच पार्टनर्स न्यू कैपिटल इज कैलकुलेटेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये टोटल कैपिटल निकालने के बाद फर्म की इस टोटल कैपिटल को हम डिवाइड कर देते हैं किसमें? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया होगा तीनों पार्टनर्स की, वो उसमें उसको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद अब हमारा क्या करना होता है? हमें एक हो गई हमारी एडजस्टेड कैपिटल और एक हो गई हमारी रिक्वायर्ड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होगी? जो हमने टोटल किया था, तीनों पार्टनर्स कैपिटल का टोटल किया था, तो जो जो उनकी पर्टिकुलर कैपिटल थी वो थी उनकी एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टमेंट करने के बाद जो उनकी कैपिटल आई थी। और रिक्वायर्ड कैपिटल कौन सी होगी? जब हमने उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो हो गई उनकी रिक्वायर्ड कैपिटल। अब हम इनको दोनों को कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि किसमें कोई कमी आ रही है या कोई ज्यादा हो रही है कैपिटल। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एक्सेस और शॉर्टेज इज एडजस्टेड बाय विड्रॉल और कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैश। अगर मान लेते हैं एडजस्टेड कैपिटल जो थी किसी पार्टनर की वो थी 50,000 और जो उसकी रिक्वायर्ड कैपिटल आई वो आई 60,000,
तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शॉर्टेज पड़ रही है कितने की, 10,000 की। तो रिक्वायर्ड कितनी है वैसे 60,000, लेकिन एक्चुअली उसकी कितनी उसने कंट्रीब्यूट की हुई है 50,000। तो ये जो 10,000 की शॉर्टेज है इसको कवर करेगा वो कैसे, वो कंट्रीब्यूशन करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा 10,000 की कैपिटल। और इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं पार्टनर की कैपिटल को। दो केसेस है यहाँ पर, या तो हो सकता है कि कैपिटल एक्सेस हो रही है, कैपिटल ज्यादा हो रही है, हमें जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा उसने कंट्रीब्यूट की हुई है, तो वो क्या करेगा, वो विड्रॉ कर लेगा। हमें तो सिर्फ उतनी कैपिटल रखनी है जितनी की रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड तक लाने के लिए जो भी कैपिटल उसकी एक्स्ट्रा है वो अपनी निकाल लेगा। तो इसके लिए एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। कैपिटल घट रही है, कैपिटल कम कर रहे हैं हम, कैपिटल का अकाउंट होता है क्रेडिट, लेकिन क्योंकि हम उसे कम कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया और कैश या बैंक अकाउंट, वहां कैश चला जाएगा फर्म के पास से, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। अगर हम बात करें डेफिशिएंसी की, मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड कैपिटल है 60,000 और हमारे पास जो कैपिटल है, जैसे हमने अभी पिछले केस में डिस्कस किया था, हमारे पास जो एडजस्टेड कैपिटल है वो है 50,000। इसका मतलब शॉर्टेज पड़ रही है, डेफिशिएंसी पड़ रही है कितने की, 10,000 की। तो उतना कैश उसको लाना होगा, उस पार्टनर को लेकर आना होगा। वो कैश ला रहा है इसलिए कैश या बैंक अकाउंट हो गया यहाँ पर डेबिट, एंड क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। इतना उसने अपनी कैपिटल में और डाल दिया। यहाँ पर कैपिटल से निकाला था फर्स्ट केस में, और इस सेकंड केस में यहाँ पर उसने कैपिटल बढ़ाई है, तो इसलिए यहाँ पर उसको क्रेडिट कर दिया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों एंट्रीज होती हैं अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं या फिर कैपिटल लेकर आ रहे हैं। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. C retired from the firm. After making all adjustments, the capital accounts of A and B showed balances of 2,10,000 and rupees 1,30,000 respectively. The partners decided that the total capital of the reconstituted firm will be 4,80,000 rupees. The capital of A and B shall be in their न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि सी रिटायर हो गया, 3 पार्टनर से उसमें से सी रिटायर हो गया। एडजस्टमेंट करने के बाद आपको दिया हुआ है कि 2,10,000 रुपीज थे ए की कैपिटल और 1,30,000 थे बी की कैपिटल। बट उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म होगी, मतलब सी के जाने के बाद जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म होगी उसकी कैपिटल वो रखेंगे 4,80,000। और ये भी दिया हुआ है आपको कि जो उनकी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो जो उन्होंने दिया हुआ है कि 4,80,000 इनकी कैपिटल होगी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए एंड बी में। किस रेशियो में, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 4,80,000 को हमने अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए का कितना हिस्सा बनेगा यहाँ पर 3/5 और बी का हिस्सा कितना बनेगा यहाँ पर 2/5। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा, ए का होगा यहाँ पर 2,88,000 और बी की यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 1,92,000 रुपीज। तो जो उनकी कैपिटल होगी, ए की होगी 2,88,000 और बी की होगी 1,92,000। ये है उनकी रिक्वायर्ड कैपिटल, जितनी रिक्वायर्ड है उनसे। बट अगर हम उनकी एक्चुअल कैपिटल की बात करें तो एक्चुअल कैपिटल ए की है 2,10,000 और बी की है 1,30,000। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये है ए, ये है बी। उनकी पहले लिख लेते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल ए की है 2,88,000 एंड बी की है 1,92,000। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें एक्चुअल कैपिटल की, उनकी एक्चुअल कैपिटल कितनी है 2,10,000 एंड बी की बात करें तो बी की है 1,30,000। अगर हम बात करें ए की, तो ए की जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो है 2,88,000 बट एक्चुअल उसके पास 2,10,000 ही है। इसका मतलब यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा लेकर आनी पड़ेगी कितनी, अगर हम इसका डिफरेंस निकालें, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 78,000। तो ये 78,000 की उसको लेकर आनी है जो कि डेफिशिएंसी आई है। अगर हम बात करें बी की, तो बी की रिक्वायर्ड कैपिटल 1,92,000 बट उसके पास एक्चुअली 1,30,000 ही है। इसका मतलब उसको भी लेकर आनी है। डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर यहाँ पर हमारा आएगा 62,000 की यहाँ पर भी डेफिशिएंसी हो रही है। तो अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर दोनों ही कैश लेकर आने वाले हैं, तो कैश या बैंक अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट क्योंकि उनको कैपिटल लेकर आनी है, और यहाँ पर हो जाएगा 2A कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे हम ए का कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट कर देंगे बी का कैपिटल अकाउंट 2
बीज कैपिटल अकाउंट। अगर हम करते हैं अमाउंट की बात, तो ए के पास कितनी अमाउंट जाएगी, ए के अकाउंट में हम डालेंगे 78,000, तो उसको 78,000 लेकर आने हैं, और बी को लेकर आने हैं 62,000। टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1,40,000, तो 1,40,000 उनको कैश लेकर आना है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों ही केस सिमिलर होते हैं, दोनों में ही जो ट्रीटमेंट होता है वो सिमिलर होता है। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें, गुडविल की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस की कर रहे हैं, कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो रिटायरमेंट और डेथ के केस में दोनों सिमिलर ही होती हैं। बस यहाँ पर एक दो पॉइंट का डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेथ के केस में जो हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, जैसे हमने रिटायरिंग पार्टनर को भी अमाउंट दिया था, डिस्पोजल किया था उसके अमाउंट का, उसको दिया था, तो वो जो अमाउंट देते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब वो सिर्फ पार्टनरशिप से गया है बट वो अभी है, तो उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। बट अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ के केस में जो पार्टनर है वो अब नहीं रहा, तो उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटर, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जो भी डिसीज्ड पार्टनर का, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, डिसीज पार्टनर का जो भी एग्जीक्यूटर होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं जो भी अमाउंट हमें उस पार्टनर को देनी है, डिसीज पार्टनर को जो देनी होती है। एक तो ये मेजर डिफरेंस होता है। दूसरा यहाँ पर बहुत ही मेजर डिफरेंस ये है कि जो अगर हम रिटायरिंग पार्टनर की बात करें तो रिटायरमेंट जर्नली ईयर के एंड में होती है, जब साल खत्म होगा तभी पार्टनर रिटायर करता है, बीच में जनरली रिटायरमेंट नहीं होती है। तो जब ईयर एंड हुआ होगा तब बैलेंस शीट भी बनी होगी, प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होगा, तो जो भी उसका हिस्सा बनता होगा वो उसको दे दिया जाएगा। बट अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ जो है वो तो कभी भी हो सकती है, वो अनसर्टेन है, ईयर के बीच में कभी भी हो सकती है, साल के बीच में। अब साल के बीच में बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना सकते उस टाइम पर, तो हम क्या करते हैं कि या तो हम पिछले साल का प्रॉफिट लेते हैं, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पर, या फिर हम कुछ सालों का, पिछले कुछ सालों का एवरेज ले लेते हैं, या फिर हो सकता है कि हम सेल्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और उसका जितना भी शेयर बनता है उस प्रॉफिट में उसको दिया जाता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। रिटायरमेंट के केस में ये प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वो ईयर के एंड में हो रही है, लेकिन क्योंकि ये साल के बीच में हो रहा है और साल के बीच में बैलेंस शीट बनाना मुश्किल है, इसीलिए हमें पिछले सालों के प्रॉफिट पर या फिर सेल्स के बेसिस पर उसको प्रॉफिट का शेयर देना होता है। ये दो मेजर डिफरेंस है रिटायरमेंट और डेथ के केस में। अदरवाइज जो भी हमने अभी तक रिवैल्यूएशन पढ़ा हो, एडजस्टमेंट्स पढ़ी हो, वो सारी की सारी डेथ और रिटायरमेंट के केस में सेम ही होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। हम कोई भी एडजस्टमेंट अगर कर रहे हैं वो सेम ही रहेगी, बस आपको ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सिमिलर टू रिटायरमेंट with one important difference: the amount due is paid to the legal representative or executor of the deceased partner instead of the partner। यही अभी हमने डिस्कस किया, दोनों में सेम है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी अमाउंट होती है डिसीज पार्टनर को जो हमें देनी है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर ना करके हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटर, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। द डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट earned from the beginning of the accounting year up to the date of death। जो पार्टनर होगा, मान लेते हैं उसको साल के बीच में उसकी डेथ हो गई है, तो जो पिछले साल तक का होगा वो सब उसका क्लियर होगा, लेकिन इस ईयर की शुरू, जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है उस ईयर की बिगनिंग से लेके जब तक उसकी डेथ हुई है, ये जो बीच का पीरियड होता है इसमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, तो ये हमें उसको देना होता है। बट यही चीज है कि इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम बैलेंस शीट बना नहीं सकते हैं ईयर के बीच में। तो हम क्या करते हैं, ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और एवरेज ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। हम इन तीनों केसेस में से कोई से भी केस से कैलकुलेट कर सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। B died on 30th September 2025. The profit of the firm for the year ended 31st March 2025 was rupees 1,20,000. Calculate B's share of profit till the date of death on the basis of previous year's profit। यहाँ पर हमने एक केस ले लिया प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का। अगर आप इसे समझ लेंगे इसी तरीके से, आप चाहे एवरेज, अगर एवरेज आता है तो आप एवरेज निकाल लेंगे,
मान लीजिए 4-5 सालों का आपको प्रॉफिट दिया है, तो आप उसका एवरेज कैलकुलेट करके कर सकते हैं, या फिर सेल्स दिया है तो उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसके केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बी का कितना प्रॉफिट बनता है, बी का शेयर कितना बनेगा। तो बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं। 1,20,000 का प्रॉफिट था, इसमें से जितना बी को मिलना था कितना था, उसका जो शेयर है वो है 2/5। उनका रेशियो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3:2, तो बी का शेयर बनता है 2/5। लेकिन अगर हमें देना होता, मान लेते हैं ये जो 1,20,000 है ये पूरे साल का प्रॉफिट होता और ईयर के एंड में हम उसको दे रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते, तो हम बी का शेयर नॉर्मली ऐसे कैलकुलेट कर देते कि मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2/5 उसके शेयर से और कैलकुलेट कर दिया। बट यहाँ पर पॉइंट क्या है कि उसकी डेथ हो गई 30 सितंबर को, तो हमें सिर्फ उसको जो ईयर शुरू हुआ होगा अप्रैल से शुरू हुआ होगा, हमें क्या करना है अप्रैल से लेके सितंबर तक का ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि सितंबर में उसकी डेथ हो गई 30 सितंबर को, तो उसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ अप्रैल से सितंबर तक का बनता है, तो उतना हमें उसका प्रोपोर्शनेट उसको देना होगा। तो अप्रैल से सितंबर तक हमारा टाइम पीरियड आता है 6 मंथ्स का, तो हमें क्या करना है, हमें 6/12 से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड्स का हमें ध्यान रखना है, सितंबर तक का देना है, इसलिए 6/12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट करेंगे, आंसर यहाँ पर हमारा आएगा 24,000। तो 24,000 हो गया उसका शेयर। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है, जितना उसका शेयर बनता है जो भी उसका रेशियो होगा उसमें तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही देंगे, बट टाइम पीरियड का ध्यान रखना है कि जितने भी टाइम के लिए जब तक वो फॉर्म में रहे, अगर उसकी डेथ हो गई बीच में तो बस उसको सिर्फ बिगनिंग से लेके उसकी डेट ऑफ डेथ तक का ही प्रॉफिट देना है, बस इस टाइम पीरियड का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में। बाकी इसमें प्रोविजन सब सेम होते हैं, जो भी हमें एडजस्टमेंट करनी होगी वो सारी सेम होंगी जैसे हमने रिटायरमेंट के केस में किया था, इसमें भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। बस यहाँ पर एक ये पॉइंट आता है कि जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होता है वो हमें कैलकुलेट करना होता है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं उसका शेयर देने के बाद। बस टाइम पीरियड का ध्यान रखेंगे। मान लेते हैं अगर एवरेज निकालना होता तो प्रॉफिट का एवरेज निकालने के बाद उसके शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद टाइम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरीके से शेयर निकाल लेते हैं। आई होप रिटायरमेंट एंड डेथ अब आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।